another subject, and I'm going to take you to a whole new different journey of that. And the chapter that we are going to start today is acid, bases and salts. This is chapter 3 of a book. तो 10th क्लास के बच्चों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि स्पेशली आईसीएसई बोर्ड के लिए बता रही हूँ कि उनके लिए ये चैप्टर जो है ना ये वंडर्स करेगा। ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर कि आप ये समझ लीजिए कि अपने एग्जाम से अगर आप कोई भी पेपर्स उठा के देखोगे आफ्टर रीडिंग एवरीथिंग थ्रू आउट द बुक कि बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे मतलब आई कैन एक्सपेक्ट कि 25 मार्क्स तक मिनिमम आपको इस चैप्टर से डायरेक्ट दिखेंगी चीजें। और मैं सब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर अकेले में भी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि इस पर डिपेंड कर रहे हैं। इनफैक्ट मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 90% मतलब जिन मैं चैप्टर्स की बात करी मतलब उनका 90% पार्ट इसी पे डिपेंड कर रहा है। सिर्फ उसमें 10% चीजें या 15% चीजें डिफरेंट, बाकी सब कुछ इससे मिलता है। तो इसलिए चैप्टर सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ सबसे पहले। चैप्टर 3 मैंने लिया, चैप्टर 1 2 को छोड़कर, सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से। चैप्टर थोड़ा सा अच्छा भी है, डिफिकल्ट भी है, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, मजा आएगा। तो मैं पहले कुछ वो चैप्टर्स आपको बता रही हूँ जो कि इससे रिलेटेड है। एक तो आपका चैप्टर 4 है एनालिटिकल केमिस्ट्री, वो इससे रिलेटेड है। बाद में जब आप ये सब पढ़ोगे ना, जब ये वाले चैप्टर्स, तो मैं आपको बार बार रेफरेंस होंगे, देखो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था तो आपको सब चीजें याद आएंगी, वाकई मैंने जो बोला है वो बात सच है कि नहीं है। फिर इसके बाद कुछ चैप्टर्स हैं HCl, HNO3, H2SO4, ये पूरे चैप्टर्स हैं। अमोनिया, ये सभी या तो ये एसिडिक है या बेसिक है, तो देयरफॉर ये सब डिपेंड कर रहा है किसी ना किसी तरीके से इस चैप्टर पे, एसिड बेस सॉल्ट पे। इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जो सबसे पहला हम पार्ट इसका लेने जा रहे हैं, दैट पार्ट इज एसिड्स। एसिड्स की अगर मैं बात करूं तो जनरली जो एसिड्स होते हैं, आपने भी एसिड्स सुने होंगे, एसिड्स हमारी बॉडी के लिए थोड़ा हार्मफुल भी होते हैं। और एसिड्स का जो है काम क्या है, जैसे आपने बहुत सारी चीजों में इसका यूज सुना होगा, लाइक फॉर एग्जांपल मिल्क में मैलिक एसिड होता है, आप ग्रेप्स ले लो, चाहे आप एप्पल ले लो, तो सब में अलग अलग टाइप के एसिड्स होते हैं। ठीक है, जो हम लोग अपने घर में यूज करते हैं, सिरका जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उसमें सिट्रिक एसिड होता है। तो बहुत सारे यूजेस हैं एसिड्स के। ठीक है, जैसे कि क्लीनिंग पर्पस के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, मेटल्स के सरफेस को क्लीन करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है। हमारे घर में जो इन्वर्टर्स लगे होते हैं, बैटरीज होती हैं, उनमें सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज करते हैं। तो देयर आर सो मेनी यूजेस। तो अब बात आती है एसिड्स होते क्या है, क्या एसिड्स। ऐसा कोई भी कंपाउंड, मैं आपको एक एग्जैक्ट डेफिनेशन बताती हूँ कि जो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कि हाइड्रोजन है और वो हाइड्रोजन ऐसा है कि वो आयोनाइजेबल है, यानी कि अगर उस कंपाउंड को हम वाटर में डिसॉल्व करें तो उसमें हाइड्रोजन एज आयन अगर निकल जाता है, ठीक है, मींस आयोनाइज हो जाता है, वो कंपाउंड ब्रेक होकर आयंस में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं एज द ओनली पॉजिटिव आयंस। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब क्या है, जैसे मान लो मैं आपसे बोलती हूँ कोई कंपाउंड में ले लेती हूँ HCl। अगर हम HCl को वाटर में डिसॉल्व करें, पता है क्या होगा, ये आयोनाइज हो जाएगा, इसमें H+ एंड Cl- ये अलग अलग निकल जाएंगे। तो अगर जिन कंपाउंड्स में केवल एक ही कैटायन निकलता है, एक ही पॉजिटिव आयन निकलता है जो कि H+ है, इसके अलावा कोई और पॉजिटिव आयन नहीं निकल रहा है, तो ये कंपाउंड एसिड है। अब इसका अदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं इसकी जगह सोडियम बाइकार्बोनेट लेती हूँ। अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूं, पता है क्या होगा, इसमें से Na+ निकलेगा, H+ निकलेगा और कार्बोनेट CO3 निकलेगा। तो ये क्या कंपाउंड एसिड है? नहीं, क्योंकि H+ पॉजिटिव आयन के अलावा इसमें सोडियम भी निकल रहा है, तो मींस दिस कंपाउंड इज नॉट एन एसिड। तो एसिड समझ में आ गया होगा। ऐसे भी कोई भी कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव आयन निकले, व्हिच इज H+, इसके अलावा कोई और ना निकले, तो हम उस कंपाउंड को कहेंगे कि वो एसिड है। ठीक है, अच्छा, लेकिन क्या होता है कि ये जो H+ है ये ऐसे रहता नहीं है, क्योंकि जब हम वाटर पे डिसॉल्व करते हैं तो ये H+ जो है ये वाटर के साथ डिसॉल्व होके तुरंत कन्वर्ट हो जाता है इनटू H3O+ आयन, और ये कौन सा है, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ अभी एग्जांपल्स दूंगी एसिड्स के। एसिड्स की जनरल प्रॉपर्टीज बता देती हूँ, एक जनरल चीज कि एसिड्स खट्टे होते हैं, दे आर सोर इन टेस्ट।
just like HCl, H2SO4, HCl hydrochloric acid, H2SO4 sulfuric acid, H3PO4 phosphoric acid, CH3COOH, this is citric acid. Then मतलब इस तरीके से हम बहुत सारे H2CO3 कार्बोनिक एसिड बहुत सारे लिख सकते हैं, ठीक है, देयर आर सो मेनी एसिड। हमें इनकी कुछ जो आयनाइजेशन की जो प्रॉपर्टी है वो बता दी। तो जब ये वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इनमें होगा क्या, जैसे मैंने बताया ना कि HCl है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H+ है Cl- में, वो एक जो H+ निकलेगा वो वाटर के साथ मिलकर बन जाता है H3O+ और बच गया Cl-। समझ में आया? बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता H3O+ कहां से आ गया, हाइड्रोनियम कैसे आ गया। ये जो HCl है ये कन्वर्ट हो गया इनटू H+ एंड Cl- और फिर ये जो H+ है ये वाटर के साथ मिलके बन गया H3O+। इसी तरीके से सब में होगा। अच्छा, ये जो इसके साथ कैटाइन निकल रहा है ये आपको भी बहुत ध्यान रखना है कि कौन सा एसिड किस कैटाइन से बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आप कैटाइन को देखकर ही आगे के रिएक्शंस कर पाओगे। और जिन लोगों को वैलेंसीज नहीं आती है, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपकी वैलेंसीज की और फॉर्मुलेज की जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिना उस नॉलेज के अगर आप पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ पढ़ लोगे, इस चैप्टर को कवर नहीं मतलब याद नहीं कर पाओगे। तो केमिस्ट्री ऐसी चीज है जहां मैं आपको रिएक्शंस भी बताऊंगी, सारी चीजें हैं तो पढ़ लिया आपने, ठीक है, सुन लिया, लेकिन मेन चीज है आपके दिमाग में वो चीजें रहेंगी। वो दिमाग में चीजें तभी रहेंगी जब आप मेरे साथ साथ आप भी कॉपी लेकर बैठे हो, आप भी पेन से मतलब प्रॉपर लिख रहे हो, उसके साथ साथ मतलब ये प्रैक्टिस है तो होना चाहिए। एंड साथ में आपको जो जो चीजें मैं बताती जाऊँ कि लर्न करने के लिए क्या चीजें हेल्पफुल है वो आप करना, तभी आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर पाओगे। मैं बताऊँ ये मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, ये जो चैप्टर है ये बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बार बार वो रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैप्टर का रिविजन करा दिए, और सिर्फ उन्हीं बच्चों को लगता है डिफिकल्ट जिन लोगों को वैलेंसीज की प्रॉपर नॉलेज नहीं है। केमिस्ट्री आप पढ़ने आ रहे हो 10th स्टैंडर्ड की हो, अगर आपको वैलेंसीज कैटायंस एनायंस से फॉर्मुलेज नहीं आते तो फिर वेस्ट है, बिल्कुल वेस्ट है। मैं बता रही हूँ इस तरीके से पढ़ना, सबसे पहले वो लर्न कर जाते। खैर आज तो मैं आपको जो जो चीजें वैलेंस जो भी इसमें कैटायंस और एनायंस आएंगे वो मैं आपको बताती रहूंगी, आप वो पहले लर्न कर लेना, ठीक है। आपको लगेगा इतने सारे हम सारे एक साथ कैसे कर लेंगे, तो आज जितने भी आएंगे आप उनकी एक अलग लिस्ट बना लेना, या आपकी बुक में कहीं पर लिखे होंगे कैटायंस एनायंस, वहां टिक कर लेना आज जो जो यूज हो रहे हैं, तो आपको दिमाग में आ जाएगा अच्छा मुझे पहले ये वाले जो है ये लर्न करने, ताकि एटलीस्ट आप उनको तो यूज कर पाओ अच्छे से, ठीक है। क्योंकि आप ये समझो कि आप कोई केमिस्ट्री एक तरीके से आप ये सोच के चलो लैंग्वेज ही डिफरेंट है, अब किसी लैंग्वेज का आपने उसके अल्फाबेट्स नहीं पढ़े तो फिर आप उसके वर्ड्स कैसे बनाओगे, आप उसके सेंटेंसेस कैसे बनाओगे। वही चीज केमिस्ट्री में जब आप उसके फॉर्मुलेज नहीं पढ़ोगे, जब आप उसकी वैलेंसीज ही नहीं सीखोगे तो कैसे ये कंपाउंड्स के फॉर्मूले बनाओगे, और यही नहीं बना पाओगे तो फिर इक्वेशंस तो बहुत दूर की बात है। समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो कैटायंस एनायंस लर्न करना, वैलेंसीज लर्न करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाउ वी आर कमिंग ऑन सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड किस एनायन से बना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज मेड अप ऑफ सल्फेट। सल्फेट यानी कि SO4 2-। तो होता क्या है कि जो ये H2SO4 है, ये H2SO4 ये डिकम्पोज हो जाता है into SO4 2- एंड H+। अब आप इसको अगर बैलेंस करोगे तो अपने आप दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे तो यानी कि 2H+ इसमें से निकलेंगे। अब जब H+2 निकल रहे हैं तो इसका मतलब वो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ही कंबाइन होंगे, तो दे विल कंबाइन, जो ये 2H+ निकलेंगे दे विल कंबाइन विद 2H2O और ये फॉर्म करेंगे 2 हाइड्रोनियम आयंस। क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली ये फॉस्फोरिक एसिड है, तो फॉस्फोरिक एसिड में क्योंकि इसमें 3 है, ये 3 फॉर्म करेगा यानी कि 3H2O के साथ मिलके 3 हाइड्रोनियम आयंस विल बी फॉर्म। लेकिन बात आती है एनाइन कौन सा बनेगा, तो इसमें कौन सा एनाइन है, इसमें फॉस्फेट है, और फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है PO4 3-। ओके, फॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट। ये है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड में हाइड्रोजन तो बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन आयोनाइजेबल केवल एक यही हाइड्रोजन होता है, यानी कि सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही मिलके 1 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, और बाकी जो है इसका एसिटेट आयन निकल जाएगा CH3
कार्बोनिक एसिड में दो आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, तो ये 2H2O के साथ मिलके 2H3O प्लस एंड कार्बोनेट CO3 2- फॉर्म करेगा। तो मैंने आपको ये जो इतना सारा बताया है, ये सिर्फ इतना समझाने के लिए कि जो एसिड्स हैं उनमें एक तो ये हाइड्रोनियम आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, एंड देन उनमें किस एसिड में कौन सा एनाइन होता है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करोगे, अभी तो जैसे आपको सिंपल लग रहा होगा, तो याद रहेगा, बट देखो जैसे कि अभी ये मैंने अभी नाइट्रिक एसिड नहीं लिखा यहाँ पर HNO3। अब ये देखो ये नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड बनता है नाइट्रेट आयन से, नाइट्रेट यानी कि NO3-, लेकिन यही अगर मैं ले लूं HNO2, ये है नाइट्रस एसिड, ये बनता है NO2- से। ओके, तो आप देख लो सबके एनाइंस अलग अलग है। इसी तरीके से जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में निकला सल्फेट आयन, लेकिन वहीं अगर मैं H2SO3 लूं, ये पता कौन सा एसिड है, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड, और सल्फ्यूरस एसिड जो है उसमें एनाइन होता है SO3- यानी कि सल्फाइड। तो इसलिए सभी एसिड्स के एनाइंस ध्यान रखना जरूरी है। किससे कौन सा कंपाउंड बनेगा वो तभी आप बना पाओगे जब आपको पता हो कि इसमें एनाइन कौन सा है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने एसिड्स क्या होता है ये पढ़ लिया है ना, कि एसिड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व होके केवल एक ही पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोनियम आयन, दे रिलीज हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिव आयन। अब हम लोग आते हैं आगे एसिड्स के टाइप्स पर। एसिड्स के जो टाइप्स हैं वो अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पे हम लोग उसको बनाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम उसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ये पार्ट में थोड़ा सा जल्दी बताऊंगी, ध्यान से समझना। ऑरिजिन के बेसिस का मतलब होता है कि कहां से ऑब्टेन किया है एसिड को। तो ऑब्टेन हम या तो नॉन लिविंग थिंग से ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी कि वो हो गए हमारे रॉक्स वगैरह से, मिनरल्स से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन कर सकते हैं, या फिर लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स का मतलब है कि हम प्लांट से या एनिमल से या उनके किसी प्रोडक्ट से ये ऑब्टेन कर रहे हैं। तो वो एसिड्स जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होते हैं, दोज एसिड्स आर नोन एज मिनरल एसिड्स। And the acids which are obtained from living things, plants and animals, they are known as organic acids. इनके एग्जांपल्स मिनरल एसिड्स के एग्जांपल में आ जाएगा HCl, HNO3। ये याद कर लो, बार-बार ये तो फॉर्मूला देखकर नाम याद आना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। तो ये सारे मिनरल एसिड्स हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स में आता है सिट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड CS3, COOH, फॉर्मिक एसिड HCOOH, ऑक्सैलिक एसिड C2H2O4 करके भी आपको लिखा मिल सकता है, या इस तरीके से भी लिखा मिल जाएगा COOH, किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताती हूँ, जिन जिन एसिड्स में कार्बन दिख जाए आपको, वो सारे एसिड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स, ये पहचान है, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है इसमें, वो भी याद रखना। कार्बोनिक एसिड इसमें जो है वो, उसमें देखो कार्बन है लेकिन वो कैसा है, मिनरल एसिड है। तो इसको बस ये एक एक्सेप्शन की तरह याद रखना। बाकी जितने भी कार्बन कंटेनिंग एसिड्स आपको दिखेंगे ना वो सारे ऑर्गेनिक एसिड्स। ये मैंने लर्न करने की ट्रिक बता दी छोटी सी। तो ये ऑर्गेनिक के बेसिस पे हो गए। इसके अलावा एक छोटा सा बेसिस ये भी है कि उसमें ऑक्सीजन है या नहीं। अगर किसी एसिड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो उस एसिड को ऑक्सी एसिड बोलते हैं, यानी कि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है उसको बोलते हैं हाइड्रॉक्सिल। तो जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन तो दोनों में ही होगी, बिकॉज हाइड्रोजन के बिना तो एसिड ही पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज
चीजें हैं। जैसे इसका एग्जांपल तुम समझ सकते हो। अब ऑक्सी एसिड्स कौन से होंगे, जैसे कि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सी एसिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन है, कार्बोनिक एसिड में ऑक्सीजन है, तो जिनमें भी इसमें भी ऑक्सीजन है, जिन जिन कंपाउंड्स में ऑक्सीजन है दे आर ऑल ऑक्सी एसिड्स, और जिनमें ऑक्सीजन नहीं है सिर्फ हाइड्रोजन है तो दे आर हाइड्रो एसिड्स। तो ये हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, अलग से हेडिंग डाल देती हूँ। अच्छा, बेसिसिटी से पहले बता देती हूँ छोटा सा, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेसिस पे ऐसे कि वाटर कितना प्रेजेंट है, अगर वाटर कम प्रेजेंट है या फिर बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं है तो ऐसे एसिड्स को कंसंट्रेटेड एसिड्स कहते हैं, और जिनमें एसिड वाटर, जिनमें पानी, जैसे हमने एसिड में वाटर ऐड कर सकते हैं, तो वाटर अगर हमने बहुत कम मिलाया है या बिल्कुल ही नहीं मिलाया है तो हम ऐसे एसिड्स को कंसंट्रेटेड एसिड्स बोलेंगे। लेकिन जिसमें पानी लार्ज क्वांटिटीज में ऐड कर दिया जाता है सच एसिड्स आर नोन एज डाइल्यूट एसिड्स। तो ये कोई भी मतलब अगर वही आप जनरल बात से सोचो, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड में मैंने वाटर नहीं ऐड किया तो वो क्या है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें मैंने बहुत सारा पानी मिक्स कर दिया तो वो क्या हो गया, सॉरी, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और बताती हूँ कि वाटर ऐड करते हो जब एसिड में, तो ये एक आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, एक ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कि हम क्या एसिड में वाटर मिला सकते हैं, तो बात आती है नहीं हम एसिड में वाटर नहीं मिला सकते बल्कि हम वाटर में एसिड मिलाएंगे। सुनने में बात थोड़ी अजीब लगती है कि क्या दोनों बातों को मतलब तो एक ही, बट नहीं है, दोनों बातें अलग अलग हैं। ये होता क्या है इसमें कि जब आप एसिड में वाटर मिलाते हो तो क्या है कि एसिड और वाटर का जो रिएक्शन होता है दैट इज हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है, बहुत लार्ज क्वांटिटीज में हीट प्रोड्यूस होती है। तो अगर आपने एसिड में वाटर मिलाया है तो क्या होगा, जो हीट प्रोड्यूस होगी, आपने सोच रहा है आपने बीकर में एसिड रखा हुआ है, आप उसमें ऊपर से पानी डाल रहे हो, तो जो एकदम से हीट इवॉल्व होगी ना वो इतनी ज्यादा होगी कि उसमें एसिड जो है वो स्प्लैश होगा, ठीक है, सॉल्यूशन एकदम हीट होने लगा, हो सकता है कि जो बीकर है वो टूट ही जाए, ठीक है। तो ये जो पर्सन है उसके लिए फेटल है। तो उसके बजाय हम करते क्या है कि हमने पहले पानी ले लिया, अब पानी में थोड़ा थोड़ा हम एसिड डालेंगे, उसे लगातार स्टर करते रहेंगे, इससे क्या होता है कि वो जो हीट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है वाटर में। अच्छा, वाटर की प्रॉपर्टी भी है, वाटर की हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है, तो इसलिए जो वाटर है ना वो क्या है कि वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेता है, तो जो टेम्परेचर एकदम से बढ़ने वाली बात है वो वाटर के केस में नहीं हो पाती है। तो देयरफॉर ये याद रखना कि हम कभी भी एसिड में वाटर नहीं ऐड करते डायरेक्टली, बल्कि व्हाइल मेकिंग अ डाइल्यूट सॉल्यूशन वी विल ऐड एसिड इनटू द वाटर, ठीक है, बीकर में लेंगे वाटर और उसमें ऐड करेंगे एसिड्स। तो ये कुछ हमने छोटी छोटी चीजें ले ली। अब हम अगली बात आपके आते हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो नाउ हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिसिटी के बेसिस पर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। बेसिसिटी क्या चीज होती है कि एसिड का एक मॉलिक्यूल जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो कितने हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करता है, द नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोनियम आयंस produced by one molecule of an acid when it is dissolved in water, that is known as basicity. तो for example मैं बताती हूँ, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि HCl है, तो HCl को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, एक H3O+ यानी एक हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हुआ एंड देन क्लोराइड आयन, यानी हाइड्रोनियम आयन कितने प्रोड्यूस हुए, ओनली वन। वेयर अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड ले लें तो अभी सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके 2 हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि इसके पास 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस हैं, इसलिए ये 2 हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करेगा एंड सल्फेट आयन। यानी कि क्या हो गया कि आप देख रहे हो ना, हाइड्रोनियम आयंस कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक मॉलिक्यूल से, एसिड के एक मॉलिक्यूल से वो डिफर करता है। तो इस बेसिस पर जो एसिड्स हैं उनको डिफरेंशिएट किया जाता है, उनके जो कैटेगरीज बनाई गई हैं दैट आर मोनोबेसिक एसिड। अब मोनोबेसिक समझ में आ रहा होगा, जिसमें कि एक ही हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऐसे एसिड को कहेंगे मोनोबेसिक एसिड। देन डाइबेसिक एसिड, अगर 2 हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, देन ट्राइबेसिक एसिड। ओके, तो मोनोबेसिक एसिड्स के एग्जांपल फॉर लाइक HCl अभी हमने पढ़ लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसे HBr हो सकता है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड हो सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड भी हो सकता है, ये सब एक ही जैसे हैं, HCl के जैसे
ठीक है। इसके अलावा HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3COH ये भी एक मोनोबेसिक एसिड है। यस, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम देखकर ये कम मत कर लेना यहाँ मोनोबेसिक एसिड होगा, इसमें दिखने में तो 4 है पर आयनाइजेबल केवल कितने, 1, तो इसलिए कैसा मोनोबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, देन कार्बोनिक एसिड है H2CO3, फिर ट्राइबेसिक एसिड्स, जिसमें कि 3 आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स हों, फॉर एग्जांपल H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड हो गया ये, ठीक है, इसमें 3 आयनाइजेबल हाइड्रोजन होते हैं। अच्छा, और साथ में इसमें क्या होता है, जैसे 4 भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि 3 पे खत्म हो जाता है। सिलिसिक एसिड है तो उसमें 4 आयनाइजेबल हाइड्रोजन भी होते हैं, बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू यू, तो बट मैंने बता दिया होते हैं आगे। अच्छा, ये जो एसिड्स हैं कुछ इसमें एक आध एक्सेप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं अलग तरीके के, जैसे कि एक एसिड है H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज फॉस्फोरस एसिड। इसमें क्या होता है कि दिखने में तो दिख रहा है कि 3 हाइड्रोजन है इसके पास, लेकिन पता है क्या होता है, इसमें आयनाइजेबल केवल 2 होते हैं, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होता है कि जो फॉस्फोरस है इससे ये OH लगा होता है, OH, ठीक है, और एक ऑक्सीजन अलग लगा हुआ है, उससे मतलब नहीं है। एक हाइड्रोजन जो है, 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इसमें अलग से लगा होगा इस कंपाउंड में। अब इसमें आप ये देखो कि जब एक हाइड्रोजन अलग से लगा हुआ है तो ये वाला हाइड्रोजन ये खुद को अलग नहीं कर पाता, ये आयनाइज नहीं हो पाता, ये दोनों हाइड्रोजन आयनाइज हो जाते हैं। तो दिखने में भले ही H3 है, लेकिन ये किसके एग्जांपल में आएगा, ये आएगा डाइबेसिक के एग्जांपल, ठीक है। अब वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गए ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। अच्छा, जब हम लोग ये बात कर रहे हैं तो सॉल्ट स्पीड छोटी सी चीज है, थोड़ा सा इसका वो पार्ट डिस्कस कर लेते हैं कि एसिड का बेसिसिटी क्या है, उस बेसिस पे ये भी डिपेंड करता है कि वो सॉल्ट कैसे बना सकता है। अच्छा, सॉल्ट क्या है, एक छोटा सा एक आइडिया अगर दूं तो किसी भी एसिड में जो हाइड्रोजन है उसकी जगह पर कोई मेटल आ जाए, इसकी जगह पे या तो कोई मेटल आ जाए या फिर कोई अमोनियम आयन आ जाए, तो वो एसिड वो बन जाता है सॉल्ट। अच्छा, लेकिन अब इस बेसिस पर अगर हम देखें तो जैसे मोनोबेसिक एसिड है, उनमें क्या होगा कि हाइड्रोजन सब में एक है, मतलब आयनाइजेबल एक ही हाइड्रोजन है, तो उसकी जगह पर कोई एक ही मेटल आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन ये हट जाएगा तो उसकी जगह पे क्या आ सकता है, इसमें सोडियम आ सकता है, NaCl आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा वो तो देखेंगे। या चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर बता भी देती हूँ उसका। जैसे NaCl जो HCl है, इसका रिएक्शन अगर मैं NaOH से कराऊं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा सोडियम और यहाँ पर NaCl बन जाएगा एंड दिस हाइड्रोजन विल कम विद दिस एंड इट विल फॉर्म H2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये सॉल्ट जो बना है, इस सॉल्ट को हम कहते हैं नॉर्मल सॉल्ट। डिफरेंस अभी समझ में आएगा क्या बताना चाहती हूँ मैं, ये एक नॉर्मल सॉल्ट बन गया। अब वही अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, H2SO4, ये जब रिएक्ट करेगा NaCl के साथ, सॉरी NaOH के साथ, तो ये क्या होगा कि ये एक हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकता है, 2 को भी कर सकता है। यानी अगर ये पहले केवल एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है तो पता है क्या बनेगा, NaHSO4, केवल एक हाइड्रोजन हटा और प्लस H2। ये जो एसिड, ये जो सॉल्ट बना है, आप देखो ये सॉल्ट है, लेकिन ये सॉल्ट ऐसा है कि इसमें अभी भी एक आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, एक आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, यानी ये अभी निकल सकता है, इसमें से आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसा जो एसिड होता है, ऐसा जो सॉल्ट होता है, ऐसे सॉल्ट को हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। और वहीं अगर हम फिर से इसका रिएक्शन करा दें, NaHSO4 का रिएक्शन फिर से हम करा दें NaOH से, तो क्या होगा, ये भी अब हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2। क्लियर हुआ। और अब क्योंकि इसमें कोई भी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर ये क्या है, नॉर्मल सॉल्ट। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे कि ये जो एसिड्स हैं, बेसिसिटी की बेसिस पर हम ये देख सकते हैं कि सॉल्ट्स कैसे बना सकते हैं। कि मोनोबेसिक एसिड्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सॉल्ट्स बना सकते हैं,
Whereas अगर डाइबेसिक और ट्राइबेसिक एसिड्स की बात करूं तो ये इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन का कंप्लीट रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, यानी पूरे पूरे हाइड्रोजन निकल गए, पूरा हाइड्रोजन निकल गया तो कैसे सॉल्ट बन जाएगा, नॉर्मल सॉल्ट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन हो, जैसे कि पूरे हाइड्रोजन नहीं निकले, कुछ निकल गए कुछ रह गए, तो फिर कैसे सॉल्ट, कैसा ही सॉल्ट बन गया, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। अब जो छोटी सी चीज रह गई, एक और टाइप रह गया, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। ठीक है, एसिड की स्ट्रेंथ के बेसिस पर हम उसे दो टाइप का बताते हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अब वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, either it is strong acid or it is weak acid। अगर कोई एसिड वाटर में डिसॉल्व करने पे कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, कंप्लीटली यानी पूरा जितने भी उसके मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे आयनाइज में थोड़ा बहुत रह जाते हैं, बट लगभग कंप्लीटली आयोनाइज अगर वो हो जाए तो हम ऐसे एसिड को कहेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और लेकिन अगर कोई एसिड ऐसा है जिसे हम वाटर में डिसॉल्व करने पे वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, वो पार्शियली आयोनाइज होता है, समझ लो। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, विच आयोनाइजेस कंप्लीटली, कंप्लीट आयोनाइजेशन जिसमें होता है, एंड जिसमें पार्शियल आयोनाइजेशन होता है वो कैसा एसिड है, वीक एसिड। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट को वो ये समझ लेते हैं वीक और स्ट्रॉन्ग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। जो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड है वो वाटर की क्वांटिटी के बेसिस पर है, कि अगर पानी मिलाया है ज्यादा तो डाइल्यूटेड, पानी नहीं मिलाया तो फिर वो कैसा, कंसंट्रेटेड। स्ट्रेंथ से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो पहले मैं इसका बताती हूँ, फिर एक और एग्जांपल देके समझाऊंगी उसे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से हैं, सारे मिनरल एसिड्स मैं कह सकती हूँ स्ट्रॉन्ग है, विद वन एक्सेप्शन, यानी कि जितने भी मिनरल एसिड्स की मैंने पहचान भी बताई थी कि जिसमें कार्बन नहीं होता है। ठीक है, एक एक्सेप्शन भी बताया था, याद होगा, कार्बोनिक एसिड एक्सेप्शन है। तो वही कार्बोनिक एसिड यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, मतलब कार्बोनिक एसिड को छोड़ के जितने भी मिनरल एसिड्स हैं वो सभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, यानी कि HCl मिनरल एसिड है, H2SO4, HNO3, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे एसिड्स, ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, अदर देन कार्बोनिक एसिड। वो मिनरल एसिड है फिर भी वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स में बता सकते हैं ऑल mineral acids except H2CO3। ठीक है, और वीक एसिड्स के एग्जांपल में कौन से आएंगे, सारे ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स तो सारे के सारे वीक होते ही हैं, यानी कि अगर आप उन्हें वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो पूरे आयनाइज नहीं होंगे, आयंस में कन्वर्ट नहीं होंगे। मतलब समझ रहे हो कि कुछ मॉलिक्यूल्स आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स आयंस में कन्वर्ट नहीं होंगे, यानी कि वो फिर किस फॉर्म में रहेंगे, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेंगे। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि वीक एसिड का अगर सॉल्यूशन बनाया जाए तो उसमें क्या होगा, तो भाई उसमें आयंस भी होंगे, मॉलिक्यूल्स भी होंगे। लेकिन भाई अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन बनाया जाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आयंस होंगे, क्योंकि वो उसमें मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो सब आयंस में कन्वर्ट हो गए। ओके, तो वीक एसिड के एग्जांपल में ऑर्गेनिक एसिड और साथ में H2CO3, वो तो अपने घर से निकाला हुआ है तो वो भी इसमें आ गया। ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ हो गया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। तो ये जो हम लोगों ने पूरा पढ़ा, हाँ मैं एक चीज बता रही थी इसमें डाइल्यूट कंसंट्रेटेड वाले से रिलेटेड, कि जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि कंसंट्रेटेड CH3COH या कंसंट्रेटेड H2CO3 हमने लिया और डाइल्यूट H2SO4 लिया, इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा ज्यादा? बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, उन्हें ये लगता है कि अरे स्ट्रॉन्ग पूछा है तो वो कह देंगे कि जो कंसंट्रेटेड कार्बोनिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। नहीं, दिस इज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का तो सिर्फ यही मतलब है कि वाटर कितना है। तो ध्यान रखना कि भले ही सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट है बट देन आल्सो दिस विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड। आई होप सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो हम लोगों ने पूरा कैटेगरीज पढ़ ली और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसकी प्रिपरेशंस पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छे से ये पढ़ लेना और सबसे इंपॉर्टेंट बात वैलेंसीज याद कर लेना, बिकॉज कैसे इक्वेशन, अब तो पूरा सारा इक्वेशंस का आएगा। आज तो हम लोगों ने टाइप्स वगैरह पढ़े थे,
अब सारा इक्वेशंस का आएगा, तो बिना वैलेंसीज के नहीं कर पाओगे, तो अच्छे से सब लोग कर लेना। बाय।